All the great writer of non-fiction prose were directly or indirectly involved in these conflicting force. इन सारी चीजों के ऊपर उनके मन के अंदर चीजें चलती रहती थी, किस चीज के अपोजिट में लिखें, किस चीज के फेवर में लिखें. Some of the writers were largely in tune with their age, जैसे मिल, हक्सली एंड स्पेंसर, जो ज्यादातर लोगों के साथ फॉलो करते थे. अदर वेयर शार्पली अपोज टू सम ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव टेंडेंसी ऑफ द टाइम. दे वेयर सेल्फ डेडिकेटेड, ऑफर दिस हिज ओन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ हिज bewildered contemporaries. तो कुछ लोग इनके अपोज में जाके लिखते थे, मतलब खुद की कुछ प्रॉब्लम्स, खुद के कुछ जो पजल सिचुएशंस होती थी उसके मतलब उन्होंने अपने आप को दिया था. कुछ राइटर जैसे सोसाइटी में जो चल रहा है उसके साथ ही चलकर वैसे ही काम लिखते थे. तो अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लें कि नॉन फिक्शन के क्या फीचर्स थे, तो पहला मैंने बताया कि वो रियलिटी के ऊपर लिखना पसंद करते थे, दैट इज रियलिज्म. तो कमिंग डाउन टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द रोमांटिक एज ऑफ आइडियलिज्म टू द विक्टोरियन एरा ऑफ रियलिज्म. तो आइडियलिज्म से चलकर उन्होंने रियलिज्म तक का सफर तय किया. वन एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द सॉलिट्यूड टू सोसाइटी. तो कैसा एक्सपीरियंस था, जैसे मतलब आप अकेलेपन से निकलकर लोगों के बीच में आते हैं, नेचर से निकलकर इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी ग्रोथ हुई थी. कॉन्सेप्ट से निकलकर इशू की तरफ आते हैं, स्पिरिचुअलिज्म से लेकर प्रेगमेटिज्म तक आते हैं. प्रेगमेटिज्म मीन्स रिलेटिंग टू फैक्ट, मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती थी रेदर देन थ्योरी, मतलब सिर्फ बातें नहीं करते थे, प्रैक्टिकल चीज़. तो स्पिरिचुअल में यही होता है ना, ध्यान लगाते हैं, भगवान की बातें करते हैं. तो वहाँ से निकलकर प्रैक्टिकल चीज़ों पर आ गए थे. ऑप्टिमिज्म टू एग्नोटिसिज्म. ऑप्टिमिज्म मीन्स होपफुल, चीयरफुल, और एग्नोटिज्म मीन्स वही सेम चीज़, क्वेश्चन जो डाउटर होता है. तो हम उन चीज़ों से निकलकर डाउट की तरफ बढ़ने लगे थे. लिरिकिसिज्म टू क्रिटिसिज्म, एंड फ्रॉम organitism to compromise. A large part of complex of change that comes about in English literature from early 19th century is to later 19th century can be measured from the kind of the change the images of the ocean undergo when we move from Brighton to Arnold. The movement of realism is generally a minor movement in the later 19th century, which began in France and was later followed by England. सेकेंड उनका जो थीम थी, जो जो आई मीन टू से जो फीचर था नॉन फिक्शन का था, वो तो यूटिलिटेरियनिज्म. वैसे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. तो अगेंस्ट द चेन ऑफ थिंकर, जो लोग सोचते थे जैसे न्यूमैन, आर्नोल्ड एंड रस्किन, who were specially religious, was the formidable force of utilitarian thinkers. और उसका अपोज में जो थे कंटिन्यू बाय J.S. मिल एंड एग्नोस्टिक साइंटिस्ट लाइक डार्विन, स्पेंसर, हक्सली. ये एग्नोस्टिक मीन्स वही सेम चीज, वो वाले साइंटिस्ट जो मतलब क्वेश्चन ज्यादा करते थे, है ना. और थिंकर कौन थे, जो सोचते थे, जैसे आर्नोल्ड हो गया, उनकी सोच अलग थी, साइंटिफिक सोच वाले राइटर्स अलग थे. ऑल्दो यूटिलिटेरियनिज्म वाज propounded by the Jeremy Bentham, the philosophy came into operation during the Victorian era. तो विक्टोरियन एरा के टाइम पर ये यूटिलिटेरियन बहुत ज़्यादा आ चुका था. Both the state and the industry came under the heavy influence of this mechanical approach to matter of the human soul. The celebrated principle, the greatest good for the greatest number, was governing rule of the utilitarian thoughts, was moral, law, political and administration. उसके बाद आता है उनकी नॉन फिक्शन का फीचर है, वो है एग्नोटिसिज्म. तो एग्नोटिसिज्म इज डिफाइंड एज अ बिलीव दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ अ मटेरियल थिंग्स, स्पेशली ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड. तो एग्नोटिज्म का ही मीनिंग था, मतलब डाउटर, क्वेश्चन करने वाला. तो जिनको लगता था कि भगवान जैसी चीजें, नेचुरल चीजें नहीं होती हैं. द टर्म एग्नोटिक्स was coined by T.H. Huxley in 1869 AD. The realization that God's existence is neither observable nor provable drove society into a state of uncertainty. अगर आपसे आपके जीने का अगर कोई जरिया हो वो छीन ले तो आपको जो फील होगा वैसा ही ये एग्नोटिज्म आने के बाद हुआ. मतलब लोगों ने जब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप गॉड को प्रूव नहीं कर सकते, आप गॉड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो लोगों का
जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बहुत अनसर्टेन हो गया था, उनको लगता था कि सब कुछ हमारे साथ भगवान कर रहा है। तो जब उनसे ये चीज़ छीन ली गई, जब उनको ये चीज़ उनके दिमाग में डाल दी गई, तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन हो गई थी। पीपल ऑफ द विक्टोरियन एरा sought to explore and understand questions about the metaphysical worlds, but ultimately found no answer and were left in doubt. Agnosticism was a means of identifying the skepticism that stemmed from the inability to logically support the existence of spiritual being. उसके बाद आता है compromise. In terms of philosophical ideas, the Victorian period, unlike the earlier period of literary history in England, was marked by conflicting movement carried on through crusades and counter crusades. crusades का मतलब होता है, crusade का मतलब होता है होली वॉर, मतलब धर्म युद्ध। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट ये सब चल रहे थे, हम पर अटैक कर रहे थे, हम उन पर काउंटर अटैक कर रहे थे। एक तरफ से होली वॉर हो रहा था, लोग मतलब भगवान के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, कोई उनको प्रूव कर रहा था। द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में ये दोनों चीजों का कॉम्प्रीमेशन जो आपका देखा जाएगा मिला जुला था। Whereas the Romantic could afford to withdraw from the town in the initial state of the industrialization, the Victorians, facing the flowering of the Industrial Revolution, had no such soft option available to them. Therefore, rather than living in solitude, writers of the Victorian age had to cope with the process of change in and with the old agrarian way of life, had to make a place for the new industrial individual civilization. तो agrarian way means agricultural life, मतलब कंट्री साइड की लाइफ, ठीक है। तो उनको ये चीज के साथ कॉप अप करना पड़ा, उसके साथ उन्होंने सोचा या तो हम इस तरीके से जी सकते हैं या हम जो चेंज चल रहा है उसके साथ हम चल सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन. लाइक द विक्टोरियन नॉवल, द विक्टोरियन प्रोज compositions are usually long. The prose writing of period are either treatises or theses of book size or essay of unusual length. Unorganized compositions. Like the Victorian novel, the compositions are not formally or even consciously organized. They are held together only by the argument contained therein, not by any formal design or pattern. तो जो novels जैसे लिखते थे जो जनरली बहुत लंबी होती हैं, वैसे ही जो भी काम उस टाइम पे लिखा जाता था उसको कुछ फॉर्मल डिजाइन या पैटर्न नहीं होता था। किसी ने आर्ग्यूमेंट करी, उस आर्ग्यूमेंट को अपने मतलब एक साथ करके बना दिया। Ruskin's Unto the Last and Mill's Liberty are strictly speaking not the work of literature. तो ऐसा जो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने ऐसा कहा, तो उनको ये वाले काम लिटरेचर का उनको लगा ही नहीं, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज कंपोजिशंस थी जिनके बारे में कुछ प्लान करके नहीं किया गया था. However, since they advocate the human view of life as against the political, economic or biological, they are allied to literature. सिर्फ इनके जो व्यूज इन्होंने डाले थे उसकी वजह से इनको लिटरेचर के अंदर रखा गया था. बिसाइड दे आर रिटन इन अ लैंग्वेज एंड स्टाइल विच इज नॉट ट्रूली लिटरेरी, अप्रोक्सीमेट द स्टाइल ऑफ लिटरेचर. जो होना चाहिए वैसा काम इन्होंने उस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, इसलिए इस टाइम पर ज्यादा अनऑर्गेनाइज कंपोजिशन भी देखने को मिली, या जो नॉन फिक्शन लिखते थे उसके अंदर ज्यादातर चीज वो अनऑर्गेनाइज होती थी. द विक्टोरियन एज रिफ्यूज टू कम आउट नीटली एज अ क्लियरली मार्क्ड, well-rounded historical epoch. We cannot apply to it any helpful phrase like the Age of Reason or the Great Awakening. This engaging and informative collection of Victorian non-fiction prose detox classic text and established writer with more obscure writing and author in order to illuminate important debates in 19th century Britain, inviting modern readers to see the new age. The collection represents the voice of a broad scope of women and men on a range of 19th century cultural issues and in various forms, from periodical essay to travel account, letters to lectures and autobiography to social survey. तो ये सारी चीजें थी. उसके बाद नॉन फिक्शन प्रोज के जो मेन राइटर थे ये उनके नाम है. अगर वीडियो का लास्ट टॉपिक हम देख लें जो है कि नॉन फिक्शन prose in the modern age. So in the modern age, the category of non-fiction prose that probably rank as most important both in quantity and in quality of its practitioner is the essay. तो modern age में किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया, तो नॉन फिक्शन में उन पर मॉडर्न एज में ऐसे ज्यादा थे.
जर्नलिज्म, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन प्रोज ऑफ द मॉडर्न एज। तो जर्नलिज्म के उसके अंदर आ जाता है, फिलोसफी और पॉलिटिकल भी चीजें थी जो नॉन फिक्शन के अंदर लिखी गई थी। नॉन फिक्शन प्रोज ऑफ द मॉडर्न एज हैज नो अदर स्पेशल एंड स्पेसिफिक फीचर अनलाइक द विक्टोरियन नॉन फिक्शन प्रोज। तो जैसा भी हमने फीचर्स पढ़े थे नॉन फिक्शन प्रोज के कि उसके अंदर मतलब क्या चीजें लिखते थे या उनका या काम कैसा था, वैसा मॉडर्न एज में ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट कैरेक्टर्स फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्शनल प्रोज ऑफ मॉडर्न एज अप्लाई टू नॉन फिक्शन प्रोज एज वेल। तो जैसे उनका फिक्शनल प्रोज के ऊपर जैसे मैंने वीडियो आपको बनाई थी कि उन्होंने कैसा फिक्शन लिखा था, तो वैसा ही उनका मिला जुला नॉन फिक्शन भी सेम टू सेम लिखा, उसमें कुछ सेपरेट नहीं है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें लास्ट में वही सेम चीज हमारे नॉन फिक्शन जो प्रोज है इसमें इस एज के जो राइटर्स थे मॉडर्न एज के जिन्होंने नॉन फिक्शन लिखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।